नमस्कार साथियों, आज हम सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जिससे कि हमारा स्पीड और एक्यूरेसी ये दोनों इम्प्रूव होगा। स्पीड इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ टिप्स हैं मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने शेयर करता हूँ। सबसे पहले सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में पहला पार्ट होता है कि 6 या 6 से ज़्यादा लोग सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं एंड ऑल आर फेसिंग इनवर्ड्स। तो इसमें मैंने एक एरो से आपको बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे इनवर्ड्स की ओर यानी कि अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। दूसरा होता है कि आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा ये आउटवर्ड, तो एरो में ऊपर लगा दूंगा कि ये बाहर की तरफ देख रहे हैं। और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कहता है कि सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। तो ये सारे क्वेश्चंस हम फर्दर सेशंस में सॉल्व करेंगे। अब सेकंड पॉइंट ये है, कहते हैं अगर 8 लोग हैं तो आप 8 लोगों को कैसे ड्राइंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से अगर करेंगे तो ये एक गलत अप्रोच है। कभी भी याद रखिएगा, ये एक गलत अप्रोच है। सही अप्रोच कैसी होगी, अगर एक एरो आप इधर बैठा है नॉर्थ में है तो दूसरी लाइन आप सीधा साउथ में खींचिए, ईस्ट एंड वेस्ट, और उसके बाद ही आपको ये डायगोनल ऑपोजिट लाइंस ऑलवेज हमेशा खींचना है। तो ये आपके 8 लोग बैठ गए। तो इस तरह आपको पजल सॉल्व करते समय आपको कभी भी क्वेश्चन के बीच में कंफ्यूजन नहीं होगा। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है ए एंड बी सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, इसमें आप अपोजिट में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये और ये अपोजिट है या फिर ये और ये अपोजिट है, काफी हद तक कंफ्यूजन रहेगा। जबकि आप सीधा सीधा अपोजिट लाइंस अगर पहले खींच रहे हैं तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, आपका कंफ्यूजन दूर होता है, एरर के चांसेस कम होते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, प्री लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपके 2 अजम्पशंस बनते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, और मेंस लेवल के क्वेश्चंस में 4 अजम्पशंस बनते हैं। तो मैं अभी बेसिक लेवल पे बताते हुए प्री लेवल के क्वेश्चंस में जो 2 अजम्पशंस बनते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा सीधा मैं 2 अजम्पशंस बनाता हूँ। जनरली दो सर्कल बनाया और दोनों के दोनों हम पैरेलली क्वेश्चन में लेके चलते हैं, सो दैट जिसमें आगे चलकर कोई एक अजम्पशन एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विथ राइट आंसर। बिना देरी किए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चंस में मैं बारी बारी से आपको सही तरीका, सही अप्रोच और फास्टेस्ट अप्रोच में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना स्पीड इंप्रूव कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 लोग बैठे हैं फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये पहला लाइन देख के ही मैं सीधा 2 सर्कल बनाऊंगा, और जैसे मैंने आपको बताया था, अगर पहला यहाँ तो दूसरा यहाँ, जस्ट ऑपोजिट लाइंस पहले खींचेंगे आप। अब बता रहे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, कहीं एक जगह एरो बना लीजिए सो दैट कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। 8 लोग, अब यहाँ तो देखेंगे आप नाम बता रहे हैं, भावना, चारू, दिव्या, ईशा, फ्रूटी, गौरव, हरीश एंड ईशान, ये 8 लोग हैं। बट एग्जाम में आप सॉल्व करते समय इतने लंबे लंबे नाम लिखने का समय नहीं होता है आपके पास। तो याद रखिए, क्वेश्चन जो है वो बहुत लॉजिकल पूछता है। क्वेश्चन में यहाँ पे लॉजिक आप देख रहे होंगे, ये सबके नाम, एक का नाम बी से, एक का नाम सी, डी, ई, एफ, जी और एच और आई, यही 8 लोग हैं यहाँ पे, भावना, चारू, दिव्या और इस तरह ईशान तक। अब क्वेश्चन का पहला लाइन, all are sitting in circular table facing the center. चारू is sitting between हरीश and ईशा। ये हमारा डेफिनेट कंडीशन है, चारू जो है वो हरीश और ईशा के बीच में बैठी है। तो चारू को अगर यहाँ बैठाएंगे, हरीश और ईशा ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर चारू यहाँ पे, ईशा यहाँ और हरीश यहाँ हो सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटी बनता है। मैंने पहले ही बताया था, प्री में आपके 2 अजम्पशंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में 2 अजम्पशंस बनेंगे, आपको उसी में आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट
कहा है कि ईशान इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चारू। चारू यहाँ बैठी है और अंदर की ओर देख रही है, इसका लेफ्ट इधर होगा। आप कभी भी ये जो लेफ्ट एंड राइट वाला कंसेप्ट आता है, कभी किसी के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को उस जगह बैठा के फिर सोचिएगा। अगर मान लीजिए चारू की जगह बैठे हैं और आपका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है चारू ईशान इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चारू। चारू यहाँ है तो इसका थर्ड टू द लेफ्ट मतलब फर्स्ट, सेकंड और उसका थर्ड होगा यहाँ पे। तो ईशान जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, इसमें भी एक दो के बाद ईशान यहाँ बैठा हुआ है, ये लगा देंगे। फिर दिव्या इज सिटिंग बिटवीन भावना एंड हरीश। यहाँ बताया है, हरीश तो हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे, लेकिन भावना कहाँ है नहीं पता। तो हमें ये नहीं पता चलने वाला कि दिव्या को कहाँ बैठा है। तो ये हो जाएगा हमारा डेफिनेट कंडीशन नहीं है ये। तो डेफिनेट कंडीशन जहाँ नहीं होता है, हमें एजम्पशंस जो है वो राइट साइड में लिखते हैं। जैसे दिव्या जो है वो भावना और हरीश के बीच में है, ठीक है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन में लिखा है चारू एंड फ्रूटी आर नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब अगर चारू यहाँ पर है तो डेफिनेट कंडीशन फ्रूटी यहाँ पे नहीं आएगी। तो मैं इसको अलग से यहाँ पे मेंशन करूंगा, फ्रूटी यहाँ पे नहीं है। इसके बाद बताया है ईशान इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ भावना। अब भावना के सेकंड टू द राइट, ईशान इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ भावना। अब ये देखिए, ईशान अगर यहाँ पर है तो सेकंड टू द राइट ऑफ भावना, यानी भावना अगर अंदर की ओर देख रही है तो उसका सेकंड टू द राइट ईशान है। तो अगर भावना अगर यहाँ पे होगी भावना, तभी उसके सेकंड टू द राइट ईशान आएगा, यानी भावना यहाँ भी इधर ही आएगी, अंदर देख रही होगी तो सेकंड टू द राइट ईशान है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो कंडीशन हमने एजम्पशन में लिखा था, यहाँ पे पॉसिबल कंडीशन में यहाँ पे बी बैठी है, यहाँ पे एच यहाँ पर है, बी और एच के बीच में डी, दिव्या यहीं पे आएगी। और आप एक बार इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कहता है। अगर बी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, तो इसके बीचों बीच यहाँ पे या यहाँ पे, ये दोनों आपका ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो ये वाला पूरा का पूरा एजम्पशन कट जाएगा, आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा। अब एफ यहाँ नहीं है तो एफ के लिए अब यहाँ इस पूरे पोजिशन में सिर्फ यहीं पे खाली जगह है, तो एफ यहाँ प्लेस हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो बचा हुआ जी ये आ जाएगा। तो आपका ये पजल सॉल्व हो गया। और इस पजल के बेस पे जो अगले 5 क्वेश्चंस होंगे वो आपके हार्डली इट विल टेक अनदर 25 to 30 सेकंड्स, जो कि मार्क करने में आपको बड़ी आसानी होगी। आइए अब हम एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि पॉसिबल कंडीशंस और डेफिनेट कंडीशंस को किस तरह प्लेस किया जाता है और पॉसिबल कंडीशंस को मैं किस तरह डिनोट करता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जी सीट्स 8% आर सिटिंग एट अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटवर्ड ऑफ द टेबल। अब ये क्वेश्चन है कि आधे लोग, कुछ लोग, आधे नहीं, कुछ लोग अंदर की ओर और कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले मैंने कहा था अगर प्री लेवल का एग्जाम है तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सिर्फ 2 एजम्पशंस लेके चलिए, 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे। मैं 2 केसेस को लेके एक साथ चलता हूँ, केस 1 यहाँ पे और केस 2। जैसे क्वेश्चन में लिखा है 8 लोग, तो मैंने 8 लोगों को यहाँ बना दिया है। अब क्वेश्चन को हम पहले लाइन से बैठाने से पहले एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे एक फुल स्पीड में। जिस सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी एंड एच आर इमीडिएट नेबर एंड फेसिंग द सेम डायरेक्शंस। ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेस द सेम डायरेक्शन। जब आप पढ़ रहे होंगे तो इसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम चीजें ए के बारे में बता रहा है। तो जिसके बारे पजल कभी भी स्टार्ट करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर सेंटेंस को लेके आगे बढ़ना है जहाँ पे जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कंडीशन है, जिसके सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया गया है। जैसे इसमें ए, इस क्वेश्चन में ए के बारे में दिया गया है। यहाँ पे बताया है द डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए एंड बी।
है ना। ये वाले पॉइंट को हम पकड़ के चलते हैं। तो अगर मान लीजिए डी को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बोथ ए एंड बी, यानी ए या तो अंदर की ओर देख रहा होगा या बाहर की ओर देख रहा होगा। अगर ए अंदर की ओर देख रहा है तो ए के सेकंड टू द राइट डी है। अगर ए बाहर की ओर देख रहा है तो ए यहाँ आ जाएगा, तो उसके सेकंड टू द राइट डी यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें ये चीज और बोला है कि डी सिर्फ सेकंड टू द राइट है बोथ ए एंड बी, तो बी यहाँ पे आ जाएगा और बी किस तरफ देख रहा होगा, बी बाहर की ओर देख रहा है, तभी डी उसके सेकंड टू द राइट है। सिमिलरली बी यहाँ पे और बी यहाँ पे इस केस में इनवर्ट देख रहा होगा, तभी सेकंड टू द राइट डी आएगा। अब फर्दर इस क्वेश्चन में देखेंगे। अब हम चूंकि एक कहाँ से हमें लेके चलना है सबसे ज्यादा, किसके साथ, यानी कौन से अल्फाबेट या कौन से अल्फाबेट से आपका इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ से हम स्टार्ट तो कर दिए पजल को। अब इससे आगे कहाँ से बढ़े, अब स्टार्टिंग से फर्स्ट लाइन से आप इसको सॉल्व करते हुए चले जाइए। अब डेफिनेट कंडीशन और पॉसिबल कंडीशंस दोनों आएंगी। पॉसिबल कंडीशंस में कैसे डिनोट करूंगा आप देखिए। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए अंदर की ओर देख रहा है, जी ये पॉसिबल नहीं, ये डेफिनेट कंडीशन है। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, अब जी यहाँ तो नहीं आ सकता है, जी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में जी यहाँ पे। सेकंड है फिर डी एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स एंड फेस द सेम डायरेक्शंस, डी एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स एंड फेस द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे कहीं डेफिनेट कंडीशन आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पॉसिबल कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स, इस तरह मैं डिनोट करूंगा। और एंड फेस द सेम डायरेक्शंस, तो डायरेक्शन भी वो सेम फेस कर रहे हैं, तो ये सेम फेस में हमने एरो को डिनोट कर दिया है। उसके बाद क्या है कि ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब एफ कहाँ, या तो बाहर की ओर देख रहा होगा या अंदर की ओर देख रहा होगा। बाहर की ओर देख रहा होगा तो यहाँ पे होगा एफ, अगर अंदर की ओर देख रहा होगा तो यहाँ पे होगा। तो ये भी एक पॉसिबल कंडीशन है, एक डेफिनेट कंडीशन नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको भी हम यहाँ साइड में लिखेंगे। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ अगर यहाँ पर है तो एफ के लेफ्ट में एक दो के बाद में ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। उसके बाद कह रहा था इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेस द सेम डायरेक्शन, सी के जो इमीडिएट नेबर्स है, इमीडिएट नेबर्स है फेस द सेम डायरेक्शन। वो कहाँ देख रहे हैं, या तो इनवर्ड देख रहे होंगे या आउटवर्ड देख रहे होंगे। उसका नेक्स्ट लाइन तो आपने सबसे पहले जॉट डाउन कर ही लिया था। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए फेस सेंटर ऑफ द टेबल। अब ये एक डेफिनेट कंडीशन है, क्योंकि आपको पता है ए कहाँ है। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, यानी ये पर्सन फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल। यहाँ पे अगर ये ए देख रहे हैं तो ए के राइट साइड में ये जो है ये फेस टू द सेंटर ऑफ द टेबल। एंड बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर ये अंदर देख रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन ये बाहर देखेगा। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए की बात कर रहा है, ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर की ओर देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी का डायरेक्शन हमें नहीं पता है, तो एफ यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, तो इट इज अगेन अ पॉसिबल कंडीशन। और पॉसिबल कंडीशंस हम कहाँ लिखेंगे, राइट साइड में। तो लिखा है एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, अगर जी यहाँ है तो जी के राइट में एक दो छोड़ के एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी एंड बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस। बोथ मतलब एफ एंड जी के बारे में बात कर रहा है। अगर एफ अगर बाहर की ओर देख रहा होगा तो जी अंदर की ओर देख रहा है, जो भी है वाइस वर्सा, तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी एंड एच बोथ, है ना। तो यहाँ पे सी एंड एच जो है इसके राइट साइड में ई सिट्स सेकंड टू द राइट, ई जो है सेकंड टू द राइट। अब ये हो गया आपके पॉसिबल कंडीशंस और ये हो गया डेफिनेट कंडीशंस। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब जब आप पजल को देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ दो जगह आ रहे हैं, हाँ, तो यहाँ से हम एफ को हम प्लेस करने में हमें आसानी होगी। हमारे पास डेफिनेटली ए गिवन है। अब ए से 2 की दूरी पे है एफ, 1 2 के बाद यहाँ एफ आ सकता है,
या फिर एफ यहाँ आ सकता है। तो पॉसिबल कंडीशन से एक बार अंदर लिखते हैं आपके सहूलियत के लिए। वैसे आपको आगे जाके इसको जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको आसानी से हो जाएगा। एक दो के बाद एफ या तो यहाँ हो सकता है, एक दो के बाद या तो एफ यहाँ हो सकता है। ठीक है, इसको मैं सर्कल कर लिया। अब यहाँ देखिएगा एफ के जी के 2 के बाद एफ है, तो इस कंडीशन में जी और एफ में कोई गैप नहीं आता, तो जी के 2 के बाद में एफ है, वो भी जी के राइट साइड में। जी के राइट साइड में, तो राइट साइड के लिए जी अंदर देख रहा होगा, तभी यहाँ पे डेफिनेट कंडीशंस एफ को हम बैठा सकते हैं। और ये अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं तो एफ बाहर देख रहा होगा। और इन दिस केस जी और एफ 2 का गैप है तो एफ यहीं आएगा, और जी के राइट साइड में बोला है तो जी यहाँ बाहर देख रहा होगा और एफ जो है फिर अंदर देख रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शंस। तो जो जो कंडीशंस फुलफिल होते जाती हैं उसके मैं सर्कल कर लेता हूँ, आप भी अपने तरीके से उसको नोट कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको बाद में देख के आप खुद कंफ्यूज होंगे। आपको अगर पजल एक बार में सही बनाना है तो हमेशा याद रखिएगा कि आप जो भी पॉसिबल कंडीशंस बना रहे हैं वो बहुत ही नीटली और आपको समझ में आने लायक है। एक एक कंडीशन में आप पूरी इंफॉर्मेशन रखिएगा। जैसे कि इसमें देखिएगा सी के आजू बाजू जो नेबर्स है वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो मैंने एरो सेम डायरेक्शन में रखा है। अगर मैं बता रहा हूँ ये एफ के ऊपर रखा हूँ एरो, तो एफ के लेफ्ट में, सेकंड में, थर्ड लेफ्ट में ए है, ये मैं देख के बता सकता हूँ। हाँ, तो पॉसिबल कंडीशंस आपको बहुत ही लेजिबल तरीके से, बहुत ही क्लियर तरीके से लिखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा सी एंड एच के राइट में एक छोड़ के ई है, और उससे पहले यहाँ पे डी एंड एच अड़ोसी पड़ोसी है बोला है। तो अब डी के बाजू में एक ही एक पोजीशन बचा है, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, तो आपका ये भी फुलफिल हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज बताया है, डी एंड एच फेस द सेम डायरेक्शन, तो अगर एच अंदर देख रहा है तो डी भी अंदर देख रहा होगा, एच अंदर देख रहा है तो डी भी अंदर देख रहा होगा। आपको अभी तक दोनों ही केसेस पूरे फुलफिल होते हुए जा रहे हैं, दोनों ही सही लग रहे हैं। अब ये कहाँ एलिमिनेट होता है, एक केस देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे सी यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, दो ही केसेस है। अब यहाँ पे देखिएगा सी एंड एच और एक ई आ गया यहाँ पे, तो एच अगर यहाँ पर है तो एक के बाद ई यहाँ आएगा और सी यहाँ आएगा, क्योंकि बस ये 3 बचे हैं और यही 3 आपके सामने हैं। ठीक है, अब इसमें एच के राइट साइड में और सी के राइट साइड में ई कैसे आएगा बोलने से, सी अगर बाहर की ओर देख रहा होगा तो राइट साइड में आएगा। ये आपका फुलफिल हो गया है। ये कंडीशन आप देखते हैं यहाँ पे फुलफिल हो रहा है क्या। यहाँ पे भी आपके 3 खाली जगह कौन कौन से हैं, सी एच एंड ई। एच यहाँ पर है तो ई आपका यहाँ पे हो सकता है कि क्योंकि एच इनसाइड देख रहा है, एक के बाद यहाँ पे सी आ नहीं सकता, तो ये पूरा का पूरा केस एलिमिनेट हो जाता है। आपके पास सिर्फ यही रह जाता है। और ये एक लास्ट कंडीशन है, सी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये देख रहे हैं, जी एंड एफ की बात हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, हो सकता है आपको इनिशियली थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, बट मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को पकड़ेंगे जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी दी हुई है क्वेश्चन में। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप किस तरह अपने पॉसिबल कंडीशंस को बैठा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। एंड फर्दर क्लासेस में मैं और कोशिश करूँगा कि और अच्छे से आपको पढ़ा दूँ। थैंक यू।